जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर एंड वेलकम टू कक्षा गिन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का सबसे बोरिंग चैप्टर। यस, एंड दैट बोरिंग चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इट बाय द प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, दिस इज अ चैप्टर नंबर 5, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और यूक्लिड ज्योमेट्री को इतने बेहतरीन अंदाज में हम पढ़ेंगे कि जिंदगी में कभी आप यूक्लिड को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ज्योमेट्री का आपका पुराने लोगों का भी नाता था और आपका हर रोज डेली लाइफ में नाता होता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से विजुलाइज करने के लिए लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योमेट्री होता क्या है, ज्योमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, ज्योमेट्री वर्ड एक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, और वो दो शब्द क्या है, जियो प्लस मैट्रिन। ठीक है, और जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्रिन का मतलब होता है मीजर। तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू मीजर लैंड। यहाँ पर अर्थ से मतलब है अर्थ को मीजर कर रहे हैं। और अर्थ क्या है, अर्थ पर हम क्या मीजर करेंगे, लैंड मीजर करेंगे। तो एक ज्योमेट्री है जिसने आपको लेंथ बताने में हेल्प करी है। आपको पता है किसी भी कहीं पर भी आप जा रहे हैं, इतने किलोमीटर लंबा रास्ता है, ये है एंड ऑल दैट, वो ज्योमेट्री की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, आपको पता है जो अर्थ है वो एक क्या है, हमारी सर्कुलर फॉर्मेट में है। ठीक है, फॉर्मेट बोला है मैंने, सर्कुलर नहीं बोला, सर्कुलर फॉर्मेट बोला, सर्कुलर जैसी है, तो उसको मीजर करना काफी मुश्किल हुआ। तो इसलिए इस चैप्टर का इस्तेमाल मेनली जो हम करते हैं वो लैंड को मीजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री का नाता क्या है। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री आखिरकार कहां से ली गई और क्या चीज थी जिसकी वजह से मैथमेटिशियन को ज्योमेट्री चैप्टर इन्वेंट करना पड़ा। आप समझ रहे हैं? तो देखिए, बिना किसी देरी के समझते हैं। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री में पहला मैंने टॉपिक लिया है द ग्रेट यूज ऑफ ज्योमेट्री इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। यानी कि ज्योमेट्री हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम से इस्तेमाल की आ रही है। कैसे? देखिए, हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। पहला आप देख रहे हैं, जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा सिविलाइज्ड होने लगे, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग, पहले आपको पता है हम लोगों को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। अगर हिस्ट्री की तरफ जाएं, ठीक है, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो था, हम लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं था। पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, धीरे धीरे फिर आपका किसका आविष्कार हुआ, ह्यूमन बीइंग आया। ह्यूमन के पास ब्रेन था, उसने आग की खोज करी, पहिए की खोज करी एंड ऑल। फिर धीरे धीरे हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन तक आते आते हम लोग बहुत स्टेब्लिश हो गए थे। हम लोगों को चीज़ों का पता चल गया था, गेहूँ, धान, ठीक है, क्या होती है, क्या खाना चाहिए एंड ऑल एवरीथिंग, हर चीज़ों का हमें ज्ञान होने लगा। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सोसाइटी बनाई, रहना कैसे है। तो पहले जमीन जायदाद किसी की नहीं होती थी, सबकी लैंड पड़ी है, कोई किसी का नाम नहीं होता था। ठीक है, कि ये मेरी ज़मीन, ये तेरी ज़मीन। देखो, इस तरीके से उन्होंने अपनी सोसाइटी को बसाया। और यहाँ पर जितने भी लोग थे, सब लोग एक साथ रहते थे। ऐसा नहीं था ये मेरा ये तेरा। अगर आप इस तरफ देखो तो यहाँ देखो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो, साफ दिख रहा है सोसाइटी में, ये देखिए छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। यहाँ किसी ने पर्टिकुलरली नहीं बनाए हैं, सब मिलके रहते थे, मिलकर पैसा देते थे और उन्होंने सोसाइटी बसाई। राइट, और आप सोसाइटी में देख रहे हैं, मैंने हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा, सिस्टमैटिक ढंग देखिए, ये गेट बना हुआ है, ये नाली है पानी निकलने के लिए। ये देखिएगा, ये मकान में आपको चौखट छोड़ी गई है अंदर एंट्री करने के लिए। समझ में आ रही है? यहाँ ऊपर लोग हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी पिक्चर है इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत डाउन है। आप देख रहे हैं, ये मैंने ज़्यादातर ओरिजिनल पिक्चर लेने की कोशिश करी है। हालांकि आजकल जो पिक्चर्स आपको मिल जाएगी वो आपको हाई डेफिनेशन मिल जाएगी, कार्टून टाइप में, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने वो पिक्चर ढूंढी है, देखिए, जो पिक्चर जेन्युइन पिक्चर थी। और अगर आप इधर देखो तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में है क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, मकान बिल्कुल कैसे हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मकान कैसे हैं, देखो, ये देखिए क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में गेट बना हुआ है ज्योमेट्री का यूज। देखिए ये एंट्री, ये देखिएगा, ये जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है, ज्योमेट्री है भाई। पैरेलल लाइन से दो, देखो ये डिजाइन कैसे पॉसिबल हुआ, ज्योमेट्री की वजह से। आप समझ रहे? तो आगे पढ़ते हैं और आगे लिखा है डेवलप्ड
वेल प्लान्ड सिटीज। देखिए उन्होंने सिटीज को बहुत अच्छे से प्लान किया था। मतलब अब क्या था, सोसाइटी का हमने जिक्र किया, पहले लोग सोसाइटी बनाने लगे, फिर लोगों ने मिल के सिटीज डेवलप करने लगे। जैसे हमारी मुरादाबाद सिटी आती है, ठीक है, ऐसे करके और सिटीज डेवलप्ड होने लगी। तो ध्यान से देखो जरा, ये देखिएगा ये कितनी पुरानी पिक्चर है और देखिए यहाँ पर सिटीज डेवलप्ड है। और अगर आप छोटे से मोहनजोदारो की तरफ जाओगे तो आपने क्या चीज नोटिस करी होगी, मेनली वहां पे बड़े लोग, छोटे घराने के लोग, बड़े घराने के लोग, ऐसे पीपल हुआ करते थे ना। तो देखा आपने कि कैसे सोसाइटी जो है के बाद सिटीज डेवलप्ड होने लगी। और सिटीज के डेवलपमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा सोसाइटी का मतलब क्या होता था बेटा, कि हमने एक सोसाइटी बनाई, हम रह रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गौर ग्लेशियर सोसाइटी है मुरादाबाद में, आप जाएंगे तो छोटा सा एक एरिया है जिसमें 20-25 फैमिली मिलकर रहते हैं, सोसाइटी। सिटीज क्या हो गया, बड़ा शहर जिसके अंदर लोग रहते हैं, जिन पे इंडिविजुअल घर भी हैं, जिनके पास कई सारी लैंड भी हैं। तो फिर बाद में सिटीज डेवलप्ड हुई। और आप ये पिक्चर देखिए तो इसमें देखिए कितने अच्छे से भरी पड़ी है सिटीज, कितना बेहतरीन ज्योमेट्री का यूज है। देखिए जरा ये किस तरीके से ये यूज किया गया, समझ रहे हो। और देखो किस तरीके से मकान उस समय रेक्टेंगुलर बनते थे और आज भी रेक्टेंगुलर ही बनना है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये क्यूबॉइडल मकान हो गए। ऊपर देखिए लोग रह रहे हैं, ऊपर नन्ना सा जगह वो बनाया हुआ है, ठीक है, बारिश से बचने के लिए, समझ लो। ऐसी थिंकिंग रखते थे उस समय के लोग। तो आपको नहीं लगता कि ज्योमेट्री हिस्टोरिकल चीजें हैं जो पहले से आ रही थी? स्टिल वी आर यूजिंग द थिंग्स। मैंने कहा था ना, हम घर की चीजों में हर रोज चीजों को देखते हैं, सिस्टमैटिक करते हैं, ठीक है। चलिए और अगर आगे बात करें बेटा तो ध्यान से देखिएगा, रोड्स पैरेलल टू ईच अदर, ये वो सबूत है जो हमें ये बताते हैं कि ज्योमेट्री कोई पहली नई चीज नहीं है, ज्योमेट्री का यूज पहले से होता आ रहा है। देखिए रोड्स पैरेलल हैं, देखिएगा बहुत अच्छे से, रोड्स पैरेलल दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे करके रास्ता बना हुआ है, पैरेलल रोड्स हैं। पैरेलल लाइन सिखाया था, पैरेलल लाइंस कहाँ हैं, ज्योमेट्री में है। तो देखो उनको नॉलेज थी। ये देखिए कितना मजेदार सीन मैंने लिया है। ये देखिएगा रास्ता बनाया उन्होंने रेक्टेंगुलर, फिर देखिए ऐसे रास्ता बनाया, कितना प्रॉपर ढंग से, फिर यहाँ पहुंचने के लिए उन्होंने फिर रास्ता बनाया। तो आप देख रहे हैं, तो वो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज थी। और ये पता है ये क्या स्थान है, ये स्थान था यहाँ पे, ये बाथिंग एरिया था इनका। मैं आगे आके दिखाऊंगा पिक्चर में, ठीक है। ये देखिएगा आराम से नीचे आ रहे हैं, ये देखो सीढ़ी के माध्यम से नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे नहाते थे वो, ठीक है, स्नान करते थे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो ये देखिएगा, और यहाँ पर ये वेल प्लान्ड पैरेलल रोड्स थी, और पैरेलल रोड्स वहां से ली गई, आज तक पैरेलल ही बनती आ रही है। बात समझ रहे, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये सबसे बेहतरीन सिस्टम था जो कि आज हमने खो दिया है। जरा सी बारिश होती है सड़कों पे पानी भर जाता है, इतना इतना। पट्टी वाले मोहल्ले में आइए, आपका स्वागत करेगा पानी। और यकीन मानिए जब शहर बस रहा था उस समय के आर्किटेक्चर इतने ज्यादा चीजों को डेप्थ में सोचते थे कि उन्होंने सोसाइटी सिटीज बसाने से पहले ड्रेनेज सिस्टम बसाया, ड्रेनेज सिस्टम बनाया। और ड्रेनेज सिस्टम में उन्होंने क्या सोचा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया। ये देखिएगा अंडरग्राउंड, यानी कि पानी जो है सारा का सारा, देखो ये सोसाइटी बसी हुई है और सब में पानी की निकासी हो रही है, पानी बाहर निकल रहा है। देखो पानी यहाँ जमा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, दिमाग लगाइए। कितनी बारिश हो जाए क्या आपको लगता है पानी जमा होगा? क्योंकि पानी निकलने का रास्ता उन्होंने बना रखा है। ये देखिएगा कितने अच्छे से वेल प्लान तरीके से ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया। अगर इसकी बात करें तो मैंने कहा था ना आगे आऊँगा मैं, ये क्या है वो बाथिंग एरिया। कांट में चले जाओ आप, बेहतरीन आपका मिलेगा आपको स्विमिंग पूल। ये वही तो है, पहले ऐसे ही तो होते थे, क्लियर है। तो देखिए फटाफट यहाँ पर आइए, देखिए बैठिए और देखिएगा यहाँ पर लोग बाथिंग करते थे। देखो कैसे इन्होंने इस्तेमाल किया है, इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है। देखिए पैरेलल लाइन से, देखिए सीढ़ी बनी हुई है प्रॉपर ढंग से, और देखिएगा ये पैरेलल लिया गया, देखो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इस तरीके से एंट्री के लिए दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इतनी सारी चीजें आपको दी गई हैं। ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को बताती है। ये ड्रेनेज से रिलेट नहीं करता है, लेकिन मैंने पिक्चर ये लगाई है यहाँ पर कि वहाँ के लोगों को इतनी समझ थी नहाए कैसे। तो पहले कोई नल लोटा थोड़ी ना होता था, पानी कहाँ से निकलता था। अभी तो हमने अपने सेपरेशन नल बना लिए। पहले क्या होता था, एक कॉमन क्या होता था, तालाब हुआ करता था। लेकिन अभी वो बताइएगा, पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो क्या काम करती थी, जहाँ गर्मी पड़ती थी
वो वहाँ से मूव कर जाते थे, वो पानी नहीं होता था। और वो ऐसी जगह बसते थे जिसके नज़दीक क्या हो, तालाब हो या फिर कोई कुआं, तो बहुत बाद में आया है, कुआं की बात नहीं करते हैं, तालाब हो, झरना हो, समुद्र हो या कुछ भी, व्हाटएवर, मतलब उनके पास वाटर रिसोर्स अवेलेबल हो। तो वाटर रिसोर्स अवेलेबल नहीं था तो क्या करते थे, वो मूव करते थे। अब उनके पास वाटर रिसोर्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। अब इसमें पानी थोड़ा इकट्ठा करते थे, वो दिमाग लगाओ, पानी थोड़ा इकट्ठा करते थे, बल्कि उन्होंने क्या काम करा, तो ध्यान से सुनना, ये जो पानी था ना, इसका इन्होंने क्या बनाया, ड्रेनेज बनाया, और ये पानी इन्होंने अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए यहां पर लेके आए। समझ में आई बात? पानी बाल्टी से थोड़ा डालेंगे वो, और फिर उन्होंने लोक भी लगाया, जैसे ये पानी भर गया, अब पानी इसमें आता रहेगा तो क्या हो जाएगा, गांव में पानी भर जाएगा, या सोसाइटी में या सिटी जो भी उन्होंने प्लांट करी थी उसमें पानी भर जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने निकासी, यानी कि पानी ज्यादा ना भरे उसको भी लॉक करने का सिस्टम जरूर बनाया होगा। बात समझ गए ना? तो कुल मिलाकर उन्होंने इतनी वेल प्लान तरीके से सिटीज बनाई, हर एक बेसिक फैक्टर्स पर काम किया। अगर आज हम ये सिस्टम यूज कर रहे होते तो शायद पानी की इतनी कमी नहीं होती बहुत सारे एरिया में, क्योंकि हम लोगों ने अब पर्सनल समरसेबल लगा लिए, हमारे घर पे पर्सनल नल हैं, लोग अपनी एक एक घंटे तक मोटरसाइकिल गाड़ी धो रहे हैं। कौन से पानी से? वो पानी से जो पीने योग्य है, बल्कि उस पानी से नहीं धो रहे हैं जो पानी एक बार को हमारा काम में आ सकता है। जैसे कि कपड़े धोने वाले पानी से भी तो गाड़ी धोई जा सकती है। समझ में आ रही है? क्लियर है? हर बार हम क्या करते हैं, देखो जब आपको पता है हमें साबुन रगड़नी है या साबुन लगानी है तो हम ले सकते हैं, सरफ का बॉटल ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। बाद में बस 10 सेकंड के लिए हम साफ पानी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, आधे आधे घंटे तक साफ पानी होता है, नीचे पड़ा रहता है, ठीक है। और कुछ मोटरसाइकिल कार धुलने वाले सड़क को साफ करते हैं पानी से, उससे पीने के पानी से। भाई पीने का पानी यूज नहीं होना चाहिए भाई। आप पीने का पानी वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट करके नालियों में जा रहा है, नाली में जाके बेकार हो गया, डैर में गया, डैर से तालाब में गया, तालाब से समुद्र में गया, और समुद्र का पानी पैसों में पी रहे हो आप, बिस्लरी। समझ में आ रही है? ये पानी कहां से कलेक्ट करते हैं? आपको लगता है ये जमीन के अंदर इन्होंने समरसेबल किए हुए? ना भैया, ये समुद्र से पानी उठाते हैं, वहां फैक्ट्री लगाई हुई है, क्लोरिनेशन करते हैं, पानी साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, बोतल में रखते हैं, 20 रुपए का 1 लीटर आपको बेचते हैं। यहाँ पे आपको खरीदना नहीं पड़ता। दिल्ली में जाइएगा, पानी कपड़े धोने से लेके पीने के पानी तक को आपको खरीदना पड़ता है। समरसेबल आपको घर में लगा नहीं सकते, उसका आपको चार्ज देना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। तो देखिए इस तरीके की टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया, ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया, ठीक है। आगे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। आज हम बनाते ना अपने, ये हमारा बेडरूम है, ठीक है, ये हमारी लॉबी है, ठीक है, इस तरीके से हम तैयार करते हैं। उस समय के लोगों के पास भी इतनी समझ थी। देखिए जरा, मैंने 2 पिक्चर बहुत अच्छी तरीके से सेलेक्ट की है। ये पिक्चर में मैं अंतर बताता हूँ क्या है। देखिएगा, ये वो सिविलाइज्ड एरिया था इंडस वैली का, ठीक है। कौन सी वैली का? इंडस वैली का वो सिविलाइज्ड एरिया था जिस एरिया में, ठीक है, जिस एरिया में लोगों को समझ हो गई थी, लोगों को समझ हो गई थी कि हाँ पानी जो है वो, सॉरी, मकान को हम प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते थे। देखो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए लोगों ने अपने कमरे बनाए हुए हैं, देखिए, ठीक है, या पानी को पलट रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो आंटी या जो भी है काम कर रहे हैं। ऊपर देखिए इन्होंने क्या काम किया, अपने को धूप से बचाने के लिए किया। यहाँ पे खाना पका रहे हैं, देखो, ठीक है। तो देखिए यहाँ छोटे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ झूला ढला हुआ है, छोटे बच्चे को झुलाया जा रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है बैलों के साथ। और देखिए मैं कह रहा हूँ यहाँ ज्योमेट्री का यूज क्या है, वेल प्लान। देखिए सीढ़ी बनी हुई है, विदाउट ज्योमेट्री इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो? अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए पैरेलल, एक एक सीधी। और ये मैंने कहा ये इंडस वैली का लिया है मैंने। इंडस वैली बहुत क्या हो गया था, सिविलाइज्ड हो गया था। लोगों को मकान बनाने आ गए थे, चिन्हने आ गए थे, मिट्टी के मकान थे। ये कोई ऐसे मकान नहीं थे, उस समय कोई भूकंप वगैरह नहीं आते थे इतने। आरसीसी के लिंटर वगैरह, पेंट, पीओपी, ये सब चीज़ें अब मॉडर्न सिविलाइजेशन में चल रही है। बट अगर हम ये बैकवर्ड की बात करें तो देखो कितना अच्छा यूनिक मकान बना हुआ है। और मैं अभी एक जिक्र और करूँगा, बहुत बढ़िया जिक्र करूँगा पिरामिड के बारे में, बाद में मज़ा आएगा आपको। देखिए अब ये क्या है, ये है उससे पहले का। देखिए ये बेड है, थोड़ा ध्यान से देखो, कपड़ा सिल रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे देखिए लोग मटके बेच रहे हैं, ये क्या बना रहा है, मिट्टी के बर्तन यहीं पे तैयार कर रहा है, यहीं पर वो कपड़े से कुछ यहाँ पे डिज़ाइन कर रही है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेड सा बना रखा है उन्होंने। तो लोगों के पास कमरे नहीं थे बने हुए, तो क्या वो सोते नहीं थे? देखो कितनी बढ़िया तरीके से लकड़ी का इस्तेमाल करके इन्होंने चीज़ें बनाई हुई है, ठीक है। सिविलाइज्ड एरिया हो गया था, समझ हो गई थी लोगों को। ज्योमेट्री का इतना इस कदर तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ बड़े घराने के लोग ही इसमें रह सकते थे। ये सब मजदूर हैं, काम करने वाले, समझ में आ रही है? ये अपने झोपड़पट्टियों में ही रहते थे, जो बड़े घराने के लोग थे, जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ था, या जिनके ज़मीनों से धान उगता था, या जो राजा महाराजा के परिवार से थे, ठीक है, उनके यहाँ ये काम करने आते थे। इनका सिर्फ एक मोटिव था कि हमें रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, हमारे पास रहने के लिए मकान हो, और मकान कैसा, छप्पड़ वाला मिल जाए, मज़ेदार है, ज़िंदगी कट रही। ज़्यादा कुछ था नहीं। पशुओं के लिए हमारे पास खाना मिल जाए, उससे हमें दूध मिल जाएगा। कहाँ पैसा चाहिए था, कुछ नहीं। सब पैसे, ये क्या करते थे पैसों का, ये क्या करते थे, बड़े घराने के लोग पैसे, ये रिसोर्सेज पैदा करते थे, सोसाइटी बनाने का काम करते थे, ठीक है। उनसे टैक्स लिया करते थे, पैसा लिया करते थे, और उससे पैसा इकट्ठा करके ये सोसाइटीज़ बसाते थे लोगों के लिए। जैसे ड्रेनेज सिस्टम बनाया, सामूहिक तालाब बना दिया, कुएं बना दिए, इस तरीके की चीज़ें चलती थी उस समय। क्या है ये, क्या है ज्योमेट्री? उस समय क्या आर्किटेक्चर नहीं थे? ये आर्किटेक्चर की वजह से तो पॉसिबल हुआ। चलिए और बात करते हैं। और अब मैं ऐसी चीज़ लेने आने वाला हूँ जिसके बगैर मकान ही नहीं बन सकते। कितनी नॉलेज थी ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स वर इन द रेशियो 4:2:1, यानी लेंथ कितनी होती थी उसकी, 4 पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट क्या होती थी, ये होती थी 2 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, समझ रहे हैं आप? देखिए ये देखिए ऐसे करके ईंट, नॉलेज थी। वो क्या काम करते थे, पत्थर तो बहुत थे, पत्थर को काटते थे छेनी से, या कोई भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको इस जैसा बनाते थे। देखिए पुरानी ईंट ली हुई है मैंने, आजकल की ईंट तो खांचों में रख के बन जाती है मिट्टी को, फिर उसे उसमें पका दिया जाता है, समझ में आ रही है? आजकल सीमेंट की ईंट आने लगी है, और आने वाले कुछ टाइम में सीमेंट का मकान बनने में देखोगे आप, इतना मजबूत बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भूकंप आ रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तो जरूरी वो सीमेंट से चिपके कुछ और टेक्नोलॉजी आएगी, मजबूती की तरफ हमारा ध्यान होगा, मॉडर्न की तरफ ध्यान होगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आपने देखा इस समय क्या पता चलता है, इस समय एक सेंटेंस पता चलता है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, और वो ये सेंटेंस है बेटा कि आर्किटेक्चर्स वर स्किल्ड इन मेंसुरेशन एंड प्रैक्टिकल अर्थमेटिक, यानी कि आर्किटेक्चर इतने अच्छे से स्किल्ड थे कि उनको मेंसुरेशन का ज्ञान था, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई भद्दी लगेगी। देखो मकान ज़्यादा बड़े नहीं थे, कमरे छोटे थे, क्योंकि वो भद्दे नहीं लग रहे थे, ठीक है, भद्दे नहीं लग रहे थे, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखो तो उन्हें प्रैक्टिकल अर्थमेटिक की नॉलेज थी। प्रैक्टिकल अर्थमेटिक का मतलब वो प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, और उनको इन सब चीज़ की जानकारी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी अब तक आपने जितनी चीज़ें देखी वो क्या थी, सोसाइटीज़ के बारे में। लेकिन अगर आप हिंदुइज्म में या अपने धर्म में बिलीव रखते हैं तो सनातन धर्म की बात करें, उसमें पहले से ही ये चीज़ें ली गई। कैसे? सबसे पहले बात करता हूँ मैं अल्टर्स के बारे में। अल्टर्स मतलब होता है पूजा स्थल। ये वेदों में शब्द इस्तेमाल किया जाता था। और देखिए पब्लिक मंदिर, पूजा कहाँ करते हैं, एक तो पब्लिकली या घर में। देखो पब्लिकली मंदिर कैसे बनाए जाते थे, आप देख रहे हैं किस तरीके से उसमें आर्किटेक्चर का इस्तेमाल है। भाई कितना अद्भुत मंदिर है, देख लो कैसे कैसे उसमें एक बारीकी बारीकी से उन्होंने डिजाइन बनाए पत्थर को काट के। ये देखिएगा ऐसा मंदिर इनको बनाने में कसियों 100 साल लगते होंगे, कई सौ मजदूर लगते होंगे। समझ में आ रही है? बेसिकली आपको मुझे समझाना क्या है, ज्योमेट्री का यूज अब नहीं कर रहे हो भाई। हर छोटा काम करने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हो। पेंट है, ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हो, इतनी चौड़ी मोरी नहीं लगवाते हो आप, अपने पैर के हिसाब से मोरी रखवाते हो। समझ रहे हो? ज्योमेट्री। टी शर्ट लेने चले जाओ, ज्योमेट्री का यूज है, मेजरमेंट का यूज है। पापा की टी शर्ट पहन के बाजार में नहीं घूम सकते। बात समझ रहे ना मेरी? मैंने क्या कहा, हर छोटी चीज में ज्योमेट्री। बेंचें बनी हुई हैं, बेंचों का आप देखिएगा मेंसुरेशन देखिएगा,
4x1 की बनी हुई है, 4 फुट लंबी 1 फुट चौड़ी। और अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे रख दूं आपके सामने 10 फुट चौड़ी 4 फुट लंबी, अच्छी लगेगी क्या? मेंसुरेशन का यूज़ है, ज्योमेट्री का यूज़ है, बात समझ रहे ना आप। ऐसे आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा, और मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने तस्वीर जानबूझकर ली है, कितना कलाकारी का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत नज़दीकी वाली पिक्चर है, ह्यूमंस की पिक्चर लगी, देवी देवताओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, समझ में आ रही है? ये देखिएगा आप, ये क्या है? आप सोच रहे हो डिजाइन बनाया खांचों से? नहीं भैया, एक शिलालेख था बड़ा। पहले के मंदिर ऐसे होते थे, बड़ी पहाड़ी है, बड़ा शिलालेख है, हट नहीं सकता। क्या करते थे? उसी को काट पीट के उसमें कलाकारी दिखाते थे, ज्योमेट्री का यूज करते थे और मंदिर बनाते थे। ये देखिएगा, बना लोगे आज की तारीख में? कितना मुश्किल है। यही साइंस फेल होता है कि मनुष्य ने ये बना कैसे लिया, ह्यूमन बीइंग ने ये बना कैसे लिया। बहुत सारे ऐसे बिटर नहीं कहना चाहिए, अनसोल्व्ड पजल्स हैं साइंटिस्ट के दिमाग में। आज की टेक्नोलॉजी इसको बना सकती है, लेकिन पहले की टेक्नोलॉजी ने कैसे बनाया? दिमाग कितना इस्तेमाल करते थे लोग, दिमाग में हमेशा प्रैक्टिकल चीजें भरी रहती थी उनके, कि क्या ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्यों ना हम इसको ऐसी शेप दें, क्यों ना हम इसको ऐसा बनाएं। देखिएगा ये डिजाइन, ये छोटे छोटे डिजाइन देखिएगा, ये दीज थिंग्स, ये आज के बने हुए नहीं है मंदिर, ये कई सौ साल पुराने हैं, कई सौ साल, कुछ हजारों साल पुराने होंगे। इनका जिक्र पुराणों में नजर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए पहले इस तरीके से, ये देखिएगा किस तरीके से, अगर आप आराम से देखो तो हमेशा एक खासियत होती थी, मंदिर का टॉप कैसा होता था? सर्कुलर होता था। किसी के भी चले जाओ, आज भी मंदिर में चले जाओ आप, हमेशा उसका टॉप कैसा रखते थे? इस तरीके से, हेमिस्फीयर की शेप में, आधा कटा हुआ सर्किल हर मंदिर में आपको मिल जाएगा। या फिर कैसा होता था? स्क्वायर की शेप में। तो देख लो स्क्वायर की शेप में है कि नहीं है टॉप, दिख रहा है? और अगर इसकी तरफ बात करें तो या तो ये चारों तरफ से स्क्वायर होगा, और बल्कि ये स्क्वायर होने के बाद फिर ऐसे करके टॉप बना हुआ होगा, ऊपर झंडा लगा हुआ होगा। समझ रहे हैं ना? विजुअलाइज कर रहे हैं क्या है ये? यूज ऑफ ज्योमेट्री। इतनी परफेक्टली ज्योमेट्री का इस्तेमाल पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं हाउस होल्ड रिचुअल्स के बारे में। हाउस होल्ड रिचुअल्स का मतलब घर पे पूजा कैसे करते थे। देखो ये इस तरीके से, आप पुरानी पिक्चर को अगर ध्यान से देखो तो इस तरीके से क्या होते थे, एक रेक्टेंगुलर बनाते थे, ऊपर से जो है पूजा करते थे। और ये मॉडर्न आज भी यूज होती चौकी। कहीं भी किसी के घर पूजा हो जाए वो चौकी रखता है, उसके ऊपर तस्वीर रखता है, और तस्वीर को भी देखो रेक्टेंगुलर है, मेंसुरेशन है, पहले से बनती आ रही है। और ये चौकी का इस्तेमाल उस समय पब्लिक किया गया था, या तो आप स्क्वायर या सर्कुलर शेप की चौकी लेके आइएगा, उस पर भगवान जी रख के पूजा कीजिएगा। समझ में आ गई? ये आज भी यूज होता है, उस समय भी यूज होता था। क्या उस समय के लोगों को सर्किल की नॉलेज कैसे हुई? उन्होंने दिमाग लगाया होगा। प्रैक्टिकल अर्थमेटिक, मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल अर्थमेटिक क्या यूज करते थे? अच्छा इसको ऐसा रखते, अच्छा लगेगा भाई, पसंद आएगा सबको। ये मॉडर्न है, ये मॉडर्न है। आजकल की चौकी पूजा में इस्तेमाल होगी, बैठने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगी। अगर बैठने के लिए होगी तो कहाँ होगी? शादी ब्याह में होगी, जिस पर दुल्हन बैठेगी या दूल्हा बैठेगा, उनकी कुछ रस्में होती हैं। ठीक है, अभी दिमाग की बत्ती और जलाने वाला हूँ मैं। ये देखिएगा फायर प्लेसेस, कैसे नॉलेज थी इनको, ये देखिएगा स्क्वायर की शेप में बने हुए हैं, स्क्वायर की शेप में ये बने हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनको नॉलेज कैसे थी, तो देखिएगा इनको नॉलेज कैसे थी। सी देखिएगा, फायर प्लेसेस मतलब यज्ञ स्थल, यज्ञ होती है सनातन धर्म में, कैसे होती थी ये देखिएगा, ऋषि मुनि बैठते थे। ये देखिएगा स्क्वायर फायर प्लेसेस शेप में लेते थे। समझ में आ रही है? ये देखिएगा, मैंने पुरानी पिक्चर ली है, ये बहुत पुरानी पिक्चर है, ये आपके पुराण में पिक्चर दी गई है। ठीक है, ये सामने ऋषि मुनि बैठे हैं और एक सामूहिक यज्ञ किया जा रहा है। आपको याद होगा अश्वमेघ यज्ञ राजा किया करते थे, और जिसका अश्वमेघ यज्ञ हो जाता था उसका पताका पूरे विश्व में फैलता था, और घोड़े को रोकना नहीं होता था जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ की एक खासियत होती थी कि यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था,
और उसके साथ उसके सैनिक होते थे, घोड़े की रक्षा करना। जिसने घोड़ा रोका उसके साथ युद्ध होता था, और युद्ध में जो जीतता था, ठीक है, घोड़ा उसका हो जाता था। राजा हार गया तो याद देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, महाराज क्या करते थे, या तो उसके आगे झुकना पड़ता था और उन्हें कुछ सप्रेम भेंट देनी पड़ती थी। इसका मतलब हम अपना राजा नियुक्त करते हैं इनको। सामूहिक यज्ञ तो हुआ करता था। इससे क्या होता था, इससे उस राजा के जो क्षेत्र है, सिटी है, या उसका जो एरिया है, वहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे कि फला राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, चलो भाई। सब राजा को जाना पड़ता था। जो राजा डायरेक्टली आ जाते थे ठीक है, जो राजा नहीं आते थे उनके पास वहाँ पूरे विश्व का भ्रमण करता था, पूरे विश्व का भ्रमण करके तब लौट के आता था। और इससे क्या होता था कि गांव में खुशहाली होती थी, लोग आते थे, बाजार लगते थे, ठीक है, लोग परचेज करते थे सामान, जलेबी, समोसे या जो भी चीज़ें उस समय चलती थी वो बिकती थी। लोगों के पास धन आता था, क्योंकि पहले पैसा नहीं चलता था, सोने चांदी के सिक्के आते थे, वो उसे खरीदते थे। अशरफिया जिसे कहते हैं, बाद में उर्दू शब्द है, ठीक है। कैसे था ये सब चीज़ें, कैसे, ज्योमेट्री के बगैर पॉसिबल ही नहीं। और ये तो बहुत बात की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, महल देखे होंगे आपने, क्या आर्किटेक्चरें होती थी, मजाल है। आजकल लोग बना नहीं पाएंगे ऐसी आर्किटेक्चर, क्योंकि ऐसी कारीगरी करने वाला फ्री में नहीं, बहुत करोड़ों रुपए मिलेगा काम करने के, मेंटेनेंस बहुत होगा। पत्थर काट के मकान कैसे बनेगा, पहले बनाते थे मंदिर, राजाओं के बनते थे, कितने भूकंप आते थे। सुना होगा केदारनाथ, एक पत्थर की शिलालेख को काट के बनाया गया, बर्फ में 400 साल तक दबा रहा, लेकिन एक ईंट टचते मच नहीं हुई। समझ रहे, ये क्या था, ये सेंस ऑफ आर्किटेक्चर। वो सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखते थे, इस नजरिए से भी देखते हैं कि कल को प्राकृतिक आपदा आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, ग्लेशियर फटे, वो नहीं टिकता, वो टिका रहता था, वो नहीं हटता था। तो इस तरफ भी बहुत ध्यान होता था। बात समझ पा रहे हैं, आजकल के चीजें आपको समझ आ रही है कि पहले की चीजें कितनी बढ़िया थी। आजकल की मॉडर्न तो में अच्छा नहीं लग रहा होगा, मन कर रहा होगा कि हम उस पहली वाली दुनिया में जाएं, वहां कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई धन। देखो, धन का प्रलोभन जब शुरू हुआ तब मॉडर्नाइज्ड होना शुरू हो गया। जब तक शुरू में जब सोसाइटी बसी तो जो बड़े घराने के लोग थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो पैसा खर्च करते थे सोसाइटी को बसाने में। फिर बाद में एक टाइम ऐसा आया कि वो धन को रखने लगे गरीबों के पास, वो और गरीब होते गए। बात समझ रहे ना। फिर ऐसा टाइम आया सबको अपना धन की जरूरत पड़ने लगी, और वही धन लेने का, ग्रहण करने का, रखने का प्रचलन चला। और आज हम इसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, हमें पैसा कमाना है। कोई सरकारी नौकरी से कमाता है, कोई प्राइवेट नौकरी से कमाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाता है, ठीक है, कोई मजदूरी करता है। एम क्या है, पैसा कमाना। पैसे से आएगा क्या, भोजन। पहली चीज, आप कपड़ा नहीं खरीदोगे, पहला आप क्या खरीदोगे, खाना। क्योंकि बिना बारिश के लिए तो आप रह सकते हो, भाई बारिश पड़ रही है, मकान नहीं है, जी सकते हो, रोटी के बगैर जी सकते हो क्या। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, पेट भरना। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, पैसा आए, आप गरीब हो अमीर हो, जूते खरीदने से पहले देख लें घर पे सामान है कि नहीं है, राशन है कि नहीं है, तो कि वो जरूरी है। ठीक है, चलिए भैया। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी ये सारी चीजें सिस्टमैटिक नहीं थी। समझ में आ रही है। थेल्स ने बोला कि चीजें सिस्टमैटिक नहीं है, थेल्स, ठीक है। और थेल्स थ्योरम भी रही है जो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, थेल्स ने अपनी थ्योरम भी दी है, ठीक है। फिर बाद में धीरे मैथमेटिशियन थे, स्टूडेंट थे जिनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने कहा कि हम जितने भी फैक्ट्स हैं इन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और इनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे आपको पता चल गया मंदिर का एक सिस्टमैटिक ढंग है, मंदिर वैसा ही बनेगा। मकान के कमरों का एक सिस्टमैटिक ढंग हो गया, ठीक है। क्लियर है कि हम अपने मकान, अगर आप चले जाओ तो आपको रेक्टेंगुलर मकान ही बनाने, वो बात अलग है कि आप स्पेशल पेंट करा लो, ये सब करा लो। तो ये तो था आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड। अब थोड़ी आते हैं एजुकेशनल लाइफ की तरफ। तो थेल्स ने
क्या कहा कि भाई चीजें सिस्टमैटिक नहीं है। तो क्या काम करा, जितनी भी प्रूवन चीजें थी यूक्लिड ने उनको उठाया, जितनी भी प्रूवन चीजें थी उनको यूक्लिड ने उठाया, और यूक्लिड ने उठाने के बाद क्या क्या किया, उनको सिस्टमैटिक किया। 3 बुक तैयार की, 3 बुक, समझ में आई। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या करा कि भाई अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करते हैं सिस्टमैटिक ढंग से। तो सिस्टमैटिक ढंग से उन्होंने पढ़ाने के लिए क्या काम किया, चीज़ों को सिस्टमैटिक किया। कैसे सिस्टमैटिक किया, कुछ प्रूवन चीज़ें, कुछ डेफिनेशन यूक्लिड की हम सीखते हैं, उसने हमें क्या बताया है। देखो चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल ही है, थ्योरी को थ्योरी ही पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मैंने इसको एक नया रूप देने की कोशिश करी जिससे यू क्रिएट इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर। और एक एक लाइन आपको समझ आएंगी, अब समझ आएंगी, मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है आपके सामने यहाँ पर, यूक्लिड डेफिनेशन एंड एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट। ये लिखा है द ग्रीक मैथमेटिशियन ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन अब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड। ग्रीक मैथमेटिशियन ने, ठीक है, यूक्लिड जो थे, यूक्लिड के टाइम पे उन्होंने ज्योमेट्री को एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल देखा वर्ल्ड का, कि ये हम ऐसे मॉडल में रह रहे हैं जिसमें हम रह सकते हैं, जिसमें हम जी सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, फिर क्या हुआ, फ्रॉम स्टडीज ऑफ द स्पेस एंड सॉलिड, ध्यान से सुनना, ये लैंग्वेज मैंने जानबूझ के रखी है। From the studies of space and solid in the space around them, an abstract geometrical notation of solid object was developed. जब उन्होंने स्पेस और सॉलिड चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें आप आमने सामने देख रहे हो, सॉलिड ही तो है, ठीक है, ये मार्कर सॉलिड है, स्मार्टफोन सॉलिड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस समय के लोगों ने स्पेस और सॉलिड चीज़ों का एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक क्या किया, सॉलिड ऑब्जेक्ट को डेवलप किया, उसके ज्योमेट्रिकल नोटेशन को, उसका रंग रूप, क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। अ सॉलिड है शेप, सॉलिड की पहली बात तो शेप होगी, उसका अपना एक साइज होगा, छोटा बड़ा, उसकी पोजीशन होगी, एंड बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करती है, कर सकती है सॉलिड चीजें। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस, इसकी बाउंड्रीज को सरफेस कहा जाता है। दे सेपरेटेड वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू बी हैव नो थिकनेस, ठीक है। और ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट को अलग कर सकती है और इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनना, द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेसेस आर कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन, और जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, सरफेस की, वो कर्व्स हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं। दीज लाइंस एंड इन पॉइंट, और ये लाइंस कहाँ खत्म होती है, पॉइंट पर। ये लैंग्वेज को उन्होंने कलेक्ट किया और इस लैंग्वेज को सिस्टमैटिक ढंग से लेके आए, नीचे पॉइंट्स लिखे हुए, ठीक है। ये सब उन्होंने चीजें ऑब्जर्व करी। मैंने क्या कहा था, ज्योमेट्री तो थी लेकिन सिस्टमैटिक नहीं थी, तो उन्होंने सिस्टमैटिक के लिए, बहुत अच्छे से सुनिए, ये लास्ट है टॉपिक, उसके बाद आपको टॉपिक ही पढ़ना है जो चैप्टर में है। कंसिडर्ड द 3 स्टेप फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट, उन्होंने क्या किया, अगर आपको सॉलिड से पॉइंट तक जाना है तो 3 स्टेप अपनाने होंगे। क्या, सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइंस, लाइन से पॉइंट, 3 स्टेप है कि नहीं। ये कह रहा है हर एक स्टेप में, इन ईच स्टेप वी लॉस वन एक्सटेंशन ऑल्सो कॉल्ड ए डायमेंशन। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं, हम एक डायमेंशन खोते जाते हैं, एक स्टेप में हर एक बार एक डायमेंशन खो देंगे। कैसे, सो अ सॉलिड हैज अ डायमेंशन, अ सरफेस हैज 2। देखिए सॉलिड की 3 डायमेंशन होती हैं, 3, कैसी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, हो गई। उसके बाद जैसी सरफेस पर आए 2 हो गई, सरफेस बोले तो फर्श, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रह गई, उसमें से डेप्थ या हाइट खत्म हो गई। बात समझ गए। नेक्स्ट, लाइन के पास सिर्फ एक रह गई, सिर्फ लेंथ, समझ में आई। और पॉइंट पर आते आते 0 हो गई, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ना कोई लेंथ, ना कोई ब्रेथ, ना कोई हाइट। तो ये 3 स्टेप उसने सिखाए और इसी पर पूरे विश्व में मेंसुरेशन डिपेंडेबल हो गई।
और ये सॉलिडली प्रूफ कर दिया, और इसकी वजह से हम चीजों को सिस्टमैटिक ढंग में लेने लगे। तो यूक्लिड समराइज, बहुत ध्यान से सुनना, दीज स्टेटमेंट्स एज डेफिनेशंस। इन स्टेटमेंट्स को उन्होंने डेफिनेशन कहा कि भैया मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं। अब आपने देखा ना डेफिनेशन कहां से पैदा हुआ, शब्द यूक्लिड ने पैदा किया। हर चीज की डेफिनेशन याद कर लेते हो आप, सर डेफिनेशन ऑफ दिस, कहां से डेफिनेशन आया? उसने कहा कि मैंने जितनी चीजें समराइज करके आपको किसी चीज के बारे में बता रहा हूं उसे मैं डेफिनेशन के अंतर में बताऊंगा। आपसे किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछेगा तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर पॉइंट की, पर्टिकुलर टॉपिक की चीजें सिस्टमैटिक ढंग में बताएंगे। क्लियर है? He began his exposition by listing 23 definitions in book 1। मैंने कहा ना 3 बुक बनाई, ठीक है। पहली बुक में 23 डेफिनेशन को रखा ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की, ठीक है। A few of them are given below। कुछ डेफिनेशन नीचे दी गई हैं। और क्या डेफिनेशन है? ये वो 7 डेफिनेशन है जिसको आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, और इससे आपको ज्योमेट्री के रिलेटेड जितने डाउट्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। ये ज्योमेट्री ना बनती ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना बनती बेटा। क्यों? देखो ध्यान से। पहली बात, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट में कोई पार्ट ही नहीं होता, ना इसमें लेंथ ब्रेथ, इसकी कोई शेप नहीं होती, कोई साइज नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट, तो ना आप इसे सर्कुलर कहेंगे, ना इसको चौड़ा, ना लंबा, ना नाटा, ना छोटा, ना कुछ, कोई शेप नहीं इसको। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन की कोई ब्रेथ नहीं होती, इसमें से हम वो डायमेंशन जोड़ते नहीं है, सिर्फ लेंथ ही पाई जाती है, ठीक है। कोई बच्चा कहने लगे ब्रेथ है तो वो सॉलिड में है, लाइन नहीं रह गई, फिर वो 3 डायमेंशन बन गई, जैसे दीवार में ब्रेथ आ गई। बात आ गई समझ में? आगे, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। लाइंस के जो पॉइंट्स होते हैं, एंड होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं। और मैंने लाइंस भी आपको बनाना सिखाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लाइन बताया था। बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ इस तरीके से अरेंज करें कि वो एक क्या हो, स्ट्रेट हो, लाइन बन गई सिस्टमैटिक ढंग से। तो आप समझ गए किसी भी चीज का आविष्कार किससे हुआ है? पॉइंट से। और पॉइंट क्या है? कोई पार्ट ही नहीं, कोई शेप ही नहीं, कुछ नहीं। बात समझ गए? द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन द इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन एक लाइन है जो इवनली क्या है, पॉइंट्स हैं अपने आप में, कोई लाइन नहीं है। वो तो इस तरीके से दिखती है हमें कि लाइन है, जबकि लाइन कुछ नहीं है। इट्स अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। नेक्स्ट, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस जिस पर आप खड़े हो, अगर इसमें आपने अगर तीसरी डायमेंशन ले ली तो फिर ये सरफेस नहीं रहा। ये स्मार्ट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये सरफेस है। अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ लो, क्या चीज सामने से दिख रही है? दिस वाइट स्क्रीन, सामने से देखो वाइट स्क्रीन, और इसमें 2 चीज इमेजिन करो, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। क्या है ये? सरफेस। जैसे आप इधर आए तो आपको दिख गया यार इसमें तो मोटाई भी है, फिर ये सरफेस नहीं रहा, फिर ये सॉलिड बन गया, ठीक है। द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन्स। जो एजेस हैं, अब एजेस का खेल खेलते हैं। एजेस होते हैं 2 सरफेस जहां मीट करते हैं, ठीक है। देखो ये दीवार है, या दीवार को छोड़ो, स्मार्ट बोर्ड पे आओ, ये देखिएगा ऊपर का फेस और ये नीचे का सरफेस जो मैंने आपको बताया है, ये कहाँ है? ये एजेस पे मिल रहे हैं, और इस एजेस को उसने क्या कंसिडर किया है? लाइन। बात आ गई समझ में? द अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। और प्लेन सरफेस क्या होता है? एक सरफेस होता है जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं खुद में। क्या होती है उस पर? खुद स्ट्रेट लाइन ही, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन को एक साथ मिला दिया। आप नन्ही नन्ही स्ट्रेट लाइन लाओ, ब्रेथलेस, उनको खूब सारी को करोड़ों में रख दो मिला के, तो सबसे ऊपर 5 किलोमीटर ऊपर से देखोगे तो सरफेस नजर आएगा, लाइंस नहीं नजर आएंगी। समझ में आ रही है? मैं लोहे के एंगल लाऊं और उन्हें ऐसे करके रख दूं, ये ट्यूबलाइट्स हैं, ये वाली,
ये जो ऊपर लग रही हैं इनको एक साथ अरेंज कर दो। नज़दीक से देखोगे तो मैं अलग अलग पार्ट दिखेगा और दूर से देखोगे तो समझ में आ गई ना बात, क्लियर है। चलिए तो अब स्टूडेंट्स आगे हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हैं आपके सिलेबस की। उसने कहा यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टी विच वर नॉट बी प्रूव्ड। यूक्लिड ने ऐसी प्रॉपर्टी को एज्यूम किया है जिसको प्रूव्ड नहीं किया जा सकता। करो, पॉइंट की कोई भी शेप नहीं होती, पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कैसे प्रूफ करोगे? नहीं कर सकते। लाइन में ब्रेथ नहीं होती, कैसे प्रूफ करोगे? नहीं कर सकते। तो उसने क्या कहा, ये मेरे एजम्पशन है, इन प्रॉपर्टी को मैं प्रूव्ड नहीं कर सकता। These assumptions are actually obviously universal truth। ये इसलिए प्रूफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसने ये बात कहकर, सामने वाले ने पूछा कि हम कैसे मान लें? बेटा मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इनको कभी बदला ही नहीं जा सकता। ये प्रूफ नहीं हो सकते लेकिन बदला नहीं जा सकता। ये कभी भी अपनी जो इनकी प्रॉपर्टी है किसी भी स्टेज पे चेंज नहीं करेंगे। पॉइंट कहीं भी, किसी को भी कहीं भी ले जाओ, पॉइंट को किसी के भी साथ रख दो, नो डायमेंशन मतलब नो डायमेंशन ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूफ नहीं कर सकते। सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है बेटा? ईस्ट से निकलता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूफ कैसे करोगे? आप कहोगे सर रोज देख लो सूरज वहीं से निकलेगा, यही तो बात है। कुछ चीजें हैं, एजम्पशन है, माने हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ईस्ट से निकलता है तो निकलता है भैया, क्यों मानो? यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यहीं पर उसने ये स्टेटमेंट, दुनिया का सबसे बड़ी लाइन दी, सबसे बड़ी लाइन वर्ड दिया, या कहना चाहिए फ्रेज दी, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिस पर लोग चुप्पी साध गए कि हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। ही डिवाइड दैम इनटू टू टाइप्स। इसने इन एजम्पशन को, अपने इस सोच को दो कैटेगरी में डिवाइड करा। पहली हुई एक्सॉम्स, दूसरी हुई पोस्टुलेट्स। बात आई समझ में? यानी कि ये ऐसी चीजें हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसे? मैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल देता हूं। एक लाइन लो, उसको बीच से काट दो, हमेशा छोटा ही हो जाएगा वो पार्ट, बड़ा नहीं होगा। किसी चीज को काटने से जो वो चीज है वो छोटी हो सकती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रूफ करो, कहां से करोगे? नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यही उसने बात बोली, ये अजम्पशन है, ये कभी भी बदले नहीं जा सकते। ऐसा नहीं होगा कि युगों युगांतर बाद आपने किसी लाइन को कट किया, छोटा किया और वो बड़ी हो गई, रहेगी छोटी। और आपके दिमाग ने भी ये बात मान ली, हाँ यार छोटी हो सकती है क्योंकि कट रही है। साबित कैसे करोगे? इसलिए उसने क्या कहा, भैया ये तो साबित ही नहीं हो सकता। क्या यूक्लिड ने दिमाग नहीं लगाया होगा कि मैं कैसे प्रूफ करूं, कैसे प्रूफ करूं, कैसे प्रूफ करूं, कैसे बताऊं, सामने वाला कैसे विश्वास मानेगा कि हाँ ये बात सच है? तो कह रहे हम प्रूफ ही नहीं कर सकते। इसलिए उसने पहली बात बोल दी, विच वन नॉट टू बी प्रूव्ड। इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता लेकिन मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व का हर एक व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता। समझ में आई? एक्सॉम्स और पोस्टुलेट, ये दो चीजें बची हैं। तो बेटा बिना किसी देरी के एक्सॉम्स और पोस्टुलेट के बारे में सीखेंगे। तो द नेक्स्ट लेक्चर इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और एक्सॉम्स क्या होती हैं, पोस्टुलेट क्या होती है, दोनों की दोनों एक ही चीज होती है। क्या होती हैं? ऐसे स्टेटमेंट जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता और हमें मानना पड़ता है कि ये सत्य है। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सॉम्स और पोस्टुलेट के बारे में, पोस्टुलेट्स के बारे में। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा एजम्पशन, ठीक है, यानी कि ऐसा एजम्पशन, देखो यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज जो प्रूव नहीं हो सकती है, और उनको एक्चुअली ये जो एजम्पशन थे ये क्या थे? ऑब्वियसली अ यूनिवर्सल ट्रूथ थे। और उन यूनिवर्सल ट्रूथ को आप सिद्ध नहीं कर सकते, और अगर सिद्ध नहीं कर सकते तो उनको आपको मानना पड़ेगा कि हाँ यही सत्य है।
समझ में आ गई? तो जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लो, ठीक है, मनुष्य मरणीय है, हम सब मरणीय है, इसको सिद्ध कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते, ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन या कुछ नहीं है। हर कोई व्यक्ति जो आता है वो जाता है, ऐसा कोई नहीं जो बचेगा, अमर है ही नहीं ऐसा कोई अमर हो। तो इसलिए उसने क्या काम करा, उसने इसको दो भागों में डिवाइड करा और उसने इसे कहा एक्सोम्स और पोस्टुलेट में। तो देखिए एक्सोम्स किनको कहा? द टर्म एक्सोम्स फॉर द assumptions दोज वर थ्रू आउट मैथमेटिक्स, यानी कि एजम्पशन, उसने ऐसे एजम्पशन को एक्सोम्स कहा जो मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं, जो मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं, एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री, लेकिन वो खास ज्योमेट्री से बिलोंग नहीं कर सकते। यानी वो सारे के सारे फैक्ट्स, सारे के सारे एजम्पशन विच रिलेट टू द मैथमेटिक्स बट नॉट टू ज्योमेट्री, उसे क्या कहते हैं? एक्सोम्स। जैसे 2 + 2 4 होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, इट्स अ एक्सोम्स। बट अगर मैं कहने लगूं कि एक लाइन को जब काटा जाता है तो वो हमेशा छोटी हो जाती है, इट्स नॉट अ एक्सोम्स, क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेट कर गई। क्लियर है बात? तो उसने पोस्टुलेट्स किसे कहा? उसने कहा द टर्म पोस्टुलेट्स फॉर द assumption दोज वर स्पेसिफिकली टू ज्योमेट्री, यानी जो ज्योमेट्री से बिलोंग करते हैं, खास ज्योमेट्री से, उनको उसने पोस्टुलेट कहा था। यानी कि ये पोस्टुलेट थी, ये एक्सोम्स है। क्लियर है? अब आप नेक्स्ट चैप्टर से थ्योरम के बारे में सीखोगे। थ्योरम किसको कहा? assumption which can be proved is known as थ्योरम। और आपने अपनी एनसीईआरटी में एक्सोम्स देख लेना, एक भी एक्सोम्स को प्रूफ नहीं दिया होगा, क्योंकि एक्सोम्स का प्रूफ ले ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? अंडरस्टूड है? तो अब आपके सिलेबस में यूक्लिड की सिर्फ 7 एक्सोम्स को रखा है, ठीक है, सिर्फ 7 एक्सोम्स को। क्लियर है? और उन 7 एक्सोम्स में उन्होंने क्या कहा है, और सारी यूनिवर्सल ट्रुथ आप कहोगे हाँ सर ठीक है, इसके लिए हमें प्रूफ की नीड नहीं है, ये हम मानते हैं। कैसे? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऑब्वियस है, कोई भी चीज जो इक्वल है सेम थिंग के, वो एक दूसरे के इक्वल ही होगी। जैसे x = y लिखा है, अगर कहीं पर x = y लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे आप इसको? कि ये कह रहा है कि कोई भी थिंग जो इक्वल है टू द सेम थिंग, सेम थिंग के इक्वल है, उसे एक दूसरे के इक्वल ही कहा जाता है। जैसे ये x = y हो गया, या ये सर्किल एक दूसरे के बराबर है, सेम थिंग के बराबर है, तो दोनों इक्वल ही हैं। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान से सुनो, एक्सोम्स में मैं ये एक्सप्लेन तो कर रहा हूं आपको, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल है, और एक्सोम्स में ज्योमेट्रिकल पोर्शन को नहीं रखा है उसने। किस में रखा है? वो पोस्टुलेट में। इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। क्लियर है? अंडरस्टूड है? जैसे 2 = 2, थिंग्स विच आर इक्वल, जो बराबर है सेम थिंग के, आर इक्वल्स, ये चीज है बराबर है सेम थिंग के, आर इक्वल टू ईच अदर। बेसिक थिंग, इसको प्रूफ थोड़ा ना करोगे, आप तो जानते हैं 1 = 1 है सर, कहने की जरूरत नहीं। कहा मांग रहे हो प्रूफ? आपका माइंड मांग रहा है? नहीं मांग रहा है बेटा, क्योंकि ये एक्सोम्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, देखो ध्यान से, यस, ये कह रहा है अगर इक्वल्स में इक्वल ही ऐड कर दो तो पूरा जो होल्स है वो भी इक्वल हो जाता है। जैसे सपोज करो 2 = 2 दिया है, इसमें सेम ही इक्वल चीज ऐड कर दो, 1 ही ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो 3 = 3 सेम आ गया कि नहीं आ गया? क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं। और ऐसा हम कब यूज करते हैं? हमने क्लास 8th में किया था। कौन सा मेथड?
मैंने अभी पढ़ाया क्लास 7th में, ठीक है। देखो जैसे x इक्वल्स टू वाई दिया था तो हमने दोनों तरफ एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। जब x y के इक्वल है और हमने उसमें इक्वल ही चीज ऐड कर दी तो भी इक्वल ही तो रहेगी, ऑब्वियस है। क्लियर है? इसके प्रूफ की नीड लग रही है आपको? नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम थिंग, अगर x इक्वल्स टू वाई दिया गया है और इसमें से बराबर ही ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, जो आपको रिमाइंडर्स मिलेंगे वो भी इक्वल ही होंगे। अगर आपको इसको मैथमेटिकली समझना है तो 5 इक्वल्स टू 5 दिए हैं, उसमें से 3 घटा दो दोनों तरफ तो 2 इक्वल्स टू 2 ही आ गया। अंडरस्टूड है? समझ पा रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखिएगा बेटा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज एक दूसरे की कोइंसाइड है, पूरी तरीके से ढक रही है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसके ऊपर ही इसने ढक दिया, क्या हुआ? दोनों इक्वल ही है। क्लियर है? कोइंसाइड की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे आप? बेस्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे आप कहें कि कोई भी थिंग जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर देती है, स्केल के ऊपर सेम स्केल रख दो, है इक्वल ही है। लेंथ चेक कर सकते हैं आप, कंप्लीटली कोइंसाइड होनी चाहिए, जरा सी भी बच रही है कॉर्नर से, लेंथ से, ब्रेस्ट से, तो वो कोइंसाइड नहीं हुई तो फिर वो इक्वल भी नहीं हुई। तो आप इसका यूज कैसे करते हैं? आप इसका यूज कैसे करते हैं पता है आपको? दुकान से कपड़ा लेने जाओ तो वो कोइंसाइड करके तो तोलता है, मतलब देता है नाप के। 1 मीटर का होता है लोहे का, नाप के दे देता है, काट देता है 1 मीटर, तो वो कोइंसाइड ही तो कर रहा है। पूरे 1 मीटर का जितना लोहे का उसका मेजरमेंट है उसको वो पूरा काटता है, चेक करता है और उतना ही काट देता है। और आपको भी विश्वास है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ भैया बराबर ही होगा। उससे ये थोड़ा ना कहते हैं कि भैया प्रूफ करके दिखाइए 1 ही मीटर है, नहीं मांगते ना। बेस्ट एग्जाम्पल 1 किलो वाला कोइंसाइड वाले में तो मैं तुम्हें कपड़े का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ढक दिया उसने, मतलब विजुलाइज कराने के लिए बोल रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें। मे बी ये एग्जाम्पल थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते इस स्टेटमेंट को लेकर, एजम्पशन को लेकर, बट विजुलाइज करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो पता है, पूरा बड़ा पिज्जा किसी को खाने को मिला, किसी को 2 स्लाइस मिली, किसने ज़्यादा खाया? होल ने। अंडरस्टूड है? प्रूफ करोगे? नहीं। और सपोज करो छोटे भैया को तुमने 2 दे दिया, भाई ये बराबर है, देख तेरे को 2 दिया है, मैंने 1 लिया है, मतलब ऐसे करके ये मैंने 1 खाया है, ये तूने 2, देख ये 2 खाए हैं। ऐसे करके अगर आप उल्लू बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये पूरा है और ये ऐसे करके 2 पार्ट बेचारे को आपने दे दिए, ठीक है। तो आप जानते हैं ये स्लाइस के 2 पार्ट है, ये 1 है, तो होल ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स। क्लियर है? अंडरस्टूड है? इसको प्रूफ की नीड है क्या? नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग assumptions and postulate never be proved, it always obvious a universal truth, no need for the proof these things and nobody will ask to you these things. Next, things which are double of the same thing are equal to one another. कोई भी चीज अगर किसी सेम चीज का डबल है तो वो इक्वल टू वन अनदर है। अब की बार डबल कर दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट वाला बताया था। अब की बार हम क्या कर रहे हैं? 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। ये बराबर है? नहीं, जब तक x इक्वल्स टू वाई नहीं है। जब x y के इक्वल है, बराबर है, तो इसमें दोनों तरफ हमने डबल कर दिया तो भी ये बराबर ही होंगी, ट्रिपल कर दो तो भी बराबर होगी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल ही होगी। नीड अ प्रूफ? नो ना, सॉर्टेड है बेटा, यू समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, लास्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब डिवाइड का कॉन्सेप्ट आ गया। कोई भी चीज x इक्वल्स टू वाई दिया गया है, अगर वो हाफ है तो भी वो बराबर है, पता है। आप जानते हैं 8 इक्वल्स टू 8 है, हाफ कर दो तो 8/2 इक्वल्स टू 8/2, तब भी इक्वल रहेगा। चेक कर लो, 4 इक्वल्स टू 4 आ गया। क्लियर है? ये 7 आपको दी गई है, लेकिन आपको बता दूं यूक्लिड ने ये 7 एग्जाम्स नहीं दिए, 5 पोस्टुलेट्स हैं, सिर्फ यही नहीं दिए।
उसने पूरी बुक बनाई हुई है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से जो विजुलाइज कराने के लिए है वो उसने बताई हुई है। तो मैं समझता हूँ साथ के साथ एग्जाम्स आपको समझ में आ गई। ठीक है, आई हैव गिवन सो मच एग्जाम्पल टू यू, सो मैनी एग्जाम्पल टू यू। लेट्स प्रोसीड एंड मूव टू द 5 पोस्टुलेट्स। और 5 पोस्टुलेट्स क्या है, यहाँ पर सिर्फ ज्योमेट्री की बात होगी। ठीक है, एग्जाम्स ऑलवेज रिलेट टू द मैथमेटिक्स बट नॉट स्पेसिफिकली टू द ज्योमेट्री। ठीक है, बट पोस्टुलेट्स ऑलवेज रिलेट टू द ज्योमेट्री, लाइन्स, एंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड ऑल, यही ज्योमेट्री में आना है। तो आपके सिलेबस में 5 हैं, प्रूफ ये भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या हमारा दिमाग इनका प्रूफ मांग रहा है। हमारा मांग रहा है दिमाग, तो हमें देना पड़ेगा। तो लेट्स चेक इट आउट। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर। यस, उसने कहा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। लो कर दो, यहाँ से कर दो, किसी पॉइंट में यहाँ कर दो, 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 किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो, ड्रॉ कर दो। ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए? नीड है प्रूफ? वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं। A terminated line can be produced indefinitely। टर्मिनेटेड लाइन को आप कितना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो टर्मिनेटिंग लाइन का उसने जिक्र किया है, तो ये दिया गया है, ये देखिएगा, ये लाइन है, इसको चाहे तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं ना। लो, किसी पार्ट में एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड है। आगे, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। भैया सर्किल कहीं भी सेंटर मान लो, किसी भी रेडियस का बना दो, किसी भी रेडियस का बना दो, किसी भी रेडियस का बना दो। ऐसी कोई रेडियस है, ऐसी कोई सेंटर है जहां से नहीं बना सकते? हर एक सेंटर, हर एक कोई भी सेंटर लो, कोई भी रेडियस लो, सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। पोस्टुलेट्स क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी बताइए, ये राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, बराबर नहीं है? है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। मेजरमेंट ऑफ, हम मेजरमेंट ऑफ द साइड्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट एंगल। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, जरूरी नहीं ऐसे बने हो, ऐसे बने हो राइट एंगल तो भी, ऐसे बने हो तो भी, क्लियर है, ऐसे बने हो तो भी, सारे राइट एंगल कैसे बने हो, बट राइट एंगल होने चाहिए, सब इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड है? तो 4 तो ये हो गई। 5वीं देख लेते हैं। 5वीं क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। कुछ समझ में नहीं आया कुछ बच्चों की। उसने ये कहा है कि आप 2 कोई भी स्ट्रेट लाइन लो, तो मैं आपके सामने 2 स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? देखिए, मैंने 2 स्ट्रेट लाइन ली, कैसी लूं? ठीक है, चलो, ये रहा, 2 स्ट्रेट लाइन लेनी मैंने। पैरेलल नहीं बोला है जो तुम यहाँ दोनों पैरेलल बनाने लगो, उसने बोला दिस लाइन M एंड लाइन M शुड बी पैरेलल, और इसको एक स्ट्रेट लाइन से कट करा दो, करा दिया। एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, कौन कौन से हुए? ये इंटीरियर के 4 एंगल हुए नहीं हुए? और सेम साइड वाले कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। यानी कौन से एंगल की बात कर रहा है? को इंटीरियर एंगल्स की, विच यू हैव डिस्कस्ड, विच वी हैव डन। तो जिधर की तरफ सम कम है इनका 180 से, अगर उधर की साइड की लाइनें आप ड्रॉ करोगे तो आगे जाके ये मीट करेंगी, डेफिनेटली मीट करेगी। देखो कर गई,
इधर दोनों का आप सम देख रहे हैं कितना है, 180 से लेस देन होगा। क्यों होगा 180 से लेस देन? ठीक है, 180 से लेस देन होगा। क्यों होगा? आप देख रहे हो यहाँ पर इनका सम देखोगे, अगर ये इधर की तरफ ज्यादा गैप है तो लीनियर पेयर से बड़ा आपको एंगल मिलेगा। समझ में आ गई? तो इधर आपका गैप कम है तो 180 से छोटा है, 180 से छोटा है, यहीं से पैरेलल लाइंस का निर्माण हुआ है। अगर दोनों तरफ सम इक्वल है को इंटीरियर एंगल का तो वो पैरेलल लाइंस होगा। ये भी जो कि हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, बताया है। तो जिधर की तरफ उसने पहली बोला है, अब मैं आपको दोबारा स्टेटमेंट पढ़ देता हूं विजुलाइज करने के लिए। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन है एल और एम, और एक एन लाइन इन टू स्ट्रेट लाइन पर गिर रही है। क्लियर? मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, अगर इस लाइन के गिरने से इंटीरियर एंगल बन रहा है, क्लियर है, और जिधर इंटीरियर एंगल बनना है वो देखो पेयर, ये दो पेयर बन गए। कह रहा है लेस देन 2 राइट एंगल, लेस देन 2 राइट एंगल का मतलब कितना हो गया? 2 राइट एंगल, बोले तो कितना हो गया बेटा? 2 × 90, बोले तो 180 डिग्री। तो जिधर की तरफ उन दो एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा, इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर उधर की साइड की लाइंस को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जाए, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल, तो उधर की जो राइट एंगल जिधर का सम 180 से छोटा है, उधर वाली लाइंस आगे जाके मीट कर लेगी। और ये 5 पोस्टुलेट्स आपके सिलेबस में है। अगली पोस्टुलेट ये होगी कि जिधर की तरफ 180 से ग्रेटर है वो कभी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि वो एक्सपेंड होती जा रही हैं, और इधर एक्सपेंड नहीं हो रही, रिड्यूस होती जा रही है। तो एट अ पॉइंट you will get these two lines will intersect each other when you will increase is indefinitely. Got the point? So all 7 axioms and 5 postulates we have discussed. Simply you know the axioms and the postulates can never be proved, as it is obvious a universal truth, and this cannot be change its property at any moment, at any point, at any circumstances, at any situation, because universal truth can never be changed. कभी जिंदगी में, आप जिंदगी में जब तक जियो देख लेना, कभी यूनिवर्सल ट्रुथ बदल नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है? जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करूं, सन की लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड करती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके मसक्कली बन के निकल जाए, वो कभी चेंज नहीं होगा। सूरज ईस्ट में निकलता है तो ईस्ट में ही निकलेगा। आप खाना खाएंगे आपको एनर्जी मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा आप खाना खाएं एनर्जी ना मिले। दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड दिस इज अ फैक्ट। यही रीजन था जिसकी वजह से जितने भी ऑल ओवर इंडिया के पीपल थे, उन्होंने यूक्लिड की इस बात को सराहा, और यूक्लिड के इस बात को यूनिवर्सल ट्रुथ के स्टेटमेंट पर बेस्ड जो थ्योरी क्रिएट करी, उसको सभी ने एक्सेप्ट किया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी क्लेम एनीथिंग। क्लियर है? गॉट द पॉइंट। और ये चैप्टर आपके सिलेबस में इसलिए है बिकॉज एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स के वगैरह आप ज्योमेट्री नहीं समझ सकते, आप मैथमेटिक्स नहीं समझ सकते, क्योंकि बच्चा मुझसे कहेगा सर 2+1 में ऐड करते 3 क्यों आता है? बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड इट एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर हम इसे यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट नहीं करते तो मैथमेटिक्स नहीं बन पाती। क्लियर है बात? समझ पा रहे हैं? तो मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको ये कैटेगरी से बाहर नहीं रखे हैं यूक्लिड ने। यूक्लिड ने कहा दिस इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, यूनिवर्सल ट्रूथ भी इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट एज ए वे
टू कहना चाहिए इन्वेंशन अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द मैथमेटिक्स। गॉट द पॉइंट? आई होप आपको ये 7 के 7 और 5 के 5 चीज़ें समझ में आई होगी। चैप्टर वैसे 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, बट वी हैव टेकन 2 लेक्चर्स द बिकॉज ऑफ इट आई वॉन्ट टू विजुलाइज कि ज्योमेट्री का इन्वेंशन आप पहली बार नहीं पढ़ लो, और याद रख लेना, लिख के ले लो, मैथमेटिक्स की कोई भी चीज़ नई पैदा नहीं हो रही है, उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, उनको पता ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, इतने सारे एग्जाम्पल दिए, ज्योमेट्री के यूज थे, उनको पता नहीं था ये ज्योमेट्री है, बट उसको सिस्टमैटिक ढंग में लाने का काम मिस्टर यूक्लिड ने किया। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग एंड we are continuing our study. So friends, I hope you got the point very clearly. Thank you very much for connecting with Kaksha Kendra. Jai Hind.